ललकार पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और इरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। ललकार किस्त नंबर 5656। इमरान ने रिवाल्वर उठाया और फिर नादिया की तरफ लपका। नादिया नादिया वो जोर से चलाया। गार्ड भी भागते हुए स्टेज पर चढ़ आए। नादिया को उठाकर स्ट्रेचर पर लिटा दिया गया। इसके पहलू से पसलियों से जरा नीचे खून का अखराज बड़ी तेजी से हो रहा था। पलक झपकते ही लोग उसे लेकर स्टेज के अकब में उछल हो गए। मेरा दिमाग चकरा रहा था, हथेलियां पसीने से तार थी। मैं भी वलीद के साथ उठा और पंडाल से बाहर आ गया। यहाँ नीम तारीकी थी। हमने देखा कि नादिया का स्ट्रेचर तेजी से एक स्टेशन वैन में रखा जा रहा था। नादिया मखदूश हालत में थी और एक बहुत महंगे प्राइवेट अस्पताल में एडमिट थी। नादिया को गोली लगने से कुछ देर पहले जिस साबका रिंग मास्टर को 2-6 के खेल में गोली लगी थी, वो रात पिछले पैर 4 बजे के करीब जहाँ बाक हो गया था। उसके बारे में अगले रोज दोपहर के अखबार में एक छोटी सी खबर आई और यही खबर मतवक्को थी। रिंग मास्टर लतीफ़ अपने काम से घर वापस जा रहा था। मदीना कॉलोनी की एक तारीख गली में 2 नामालूम अफराद ने उससे मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की। नाकामी पर उसके पेट में गोली मारी और फरार हो गए। लतीफ़ को अस्पताल पहुंचाया गया मगर जख्मों की ताब न ला सका। हमने फ़ोन पर इमरान से रब्ता किया। उसने बताया कि नादिया अभी तक बेहोश है। इसका ऑपरेशन हो गया है और ऑक्सीजन लगी है। इकबाल ने पूछा क्या हमें अस्पताल आना चाहिए? वो बोला अभी नहीं, जब मैं कहूँगा फिर आ जाना। हर तरह से खैरियत तो है? इकबाल ने पूछा। खैरियत है, मेरी तरफ से फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। बेशक नादिया ने अपनी मर्जी और बेहद इसरार के साथ रिवाल्वर वाले खेल में हिस्सा लिया था और उसके कई एक गवाह भी थे। ताहम मैं और इकबाल अच्छी तरह जानते थे कि नादिया की मर्जी के पीछे किसी और की मर्जी भी थी। हाँ, कोई और था जिसने बड़ी होशियारी से नादिया जैसी चौकस और चंडाल लड़की को इस कुर्सी तक पहुंचाया गया। वहां से लुढ़क कर वो सीधी स्ट्रेचर पर आई। अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि सलीम की दर्दनाक मौत का जवाब इमरान ने कल रात दिया था और ऐसे अंदाज से दिया था कि कोई कोशिश के बावजूद इस पर उंगली नहीं उठा सकता था। वो बंदे की नफ्सियात में घुसना जानता था और यहाँ भी बड़ी कामयाबी से नादिया जैसी पेचीदा औरत की नफ्सियात में घुसा था। मैंने इकबाल से पूछा, तुम्हें इमरान ने इस बारे में कुछ बताया था? क्या मतलब? तुम्हें पता था कि इस ड्रामे का ड्राप सीन इस तरह होगा? नहीं, बस तुम्हारी तरह एक अंदाजा था कि अगले चंद दिन में कुछ न कुछ होगा। मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो सलीम के कत्ल को आसानी से फरामोश नहीं करेगा। मगर कल रात जो कुछ हुआ इसमें हिकमत अमली के साथ साथ इत्फाक को भी तो दखल है। तुम नादिया को गोली लगने की बात कर रहे हो? हाँ, वो सिर्फ एक गोली डालकर खेली थी और वही गोली इसको लग गई। शायद इसको कर्मों का फल कहते हैं। इसमें किसी तरह के शक व शुबे की कोई गुंजाइश ही नहीं है। नादिया ने दूसरे खिलाड़ियों की तरह अपने हाथ से रिवाल्वर खोला था और अपने हाथ से गोली डाली थी। इकबाल ने कहा, ठीक ही कहते हैं, जब बुरी घड़ी आती है तो सारे असबाब खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं। मुझे तो लगता है कल रात कोई 20 खानों वाला रिवाल्वर होता तो भी नादिया को गोली लग जानी थी। हम कह सकते हैं कि सलीम की बेवा और बच्चों की आंखें बहुत ऊपर तक गईं। शाम को इमरान का फ़ोन आया कि नादिया की हालत बदस्तूर ख़राब है। उसने कहा कि हम इयादत के लिए अस्पताल आएँ। हम गुलबर्ग के एक शानदार प्राइवेट अस्पताल पहुँचे। यहाँ लॉबी में मैडम के कई जानने वाले मौजूद थे। मुझे ख़तरा महसूस हुआ कि अगर सिद्दीकी मौजूद हुआ तो वो मुझे या इमरान को पहचान सकता है, लेकिन यकीनी बात थी कि ये अंदेशा इमरान के ज़हन में भी होगा। अगर ऐसी बात होती तो वो हमें बुलाता ही नहीं। मैडम सफूरा के तलक़ात काफ़ी वसी थे। MN ने गुराया के अलावा इंतज़ामिया के चंद अफसर भी अस्पताल की
लॉबी में नजर आए। मैडम सफूरा की आंखें सूजी हुई थी, उसके हाथ में कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स थी और वो सेल पर मुसलसल किसी से बातें कर रही थी। इस दौरान एक सर्जन साहब ऑपरेशन थिएटर की तरफ से नमूदार हुए। सर्जन को देखकर मैडम सफूरा ने फोन पर बात खत्म कर दी और सर्जन की तरफ मुतवज्जो हो गई। सीनियर सर्जन और मैडम के दरमियान इंग्लिश में जो बातचीत हुई वो कुछ इस तरह थी। हाँ प्रोफेसर साहब, अब क्या कहते हैं आप? पेचीदगी बढ़ रही है मैडम, गुर्दे भी मुतासर हुए हैं, एक बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है। लेकिन बात पूरी कीजिए प्रोफेसर, मैडम की आवाज़ में गरी थी। मैं नहीं समझता कि ऐसे वक्त में प्रोफेसर इशफाक से बेहतर कोई सर्जन मिल सकता है। मेरी बेलाग राय है कम से कम पाकिस्तान में ऐसे ऑपरेशन का रिस्क सिर्फ वही ले सकता है। तो कहाँ है वो? कितनी देर में यहाँ पहुँच सकते हैं? वो शायद एक हफ्ते में भी नहीं पहुँच सकेंगे। वो मानडियाल में है, एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गए। क्या तुम समझते हो प्रोफेसर कि वो बेहतरीन शख्स है? मैडम ने आपसे तुम पर उतरते हुए कहा। यस मैडम, वो बेहतरीन शख्स है। तो फिर उसे यहाँ बुलाओ प्रोफेसर, किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर। मुझे अपनी बहन की ज़िंदगी चाहिए। मैडम का लहजा फैसला कुन था। प्रोफेसर ने दाएं बाएं देखा, फिर मैडम को अपने साथ आने का इशारा किया। गालबन वो इस नाजुक मौजू पर तनाई में बात करना चाहता था। अगले रोज़ रात 9 बजे करीब हमें ये सुनकर सख्त हैरत हुई कि सीनियर प्रोफेसर सर्जन इशफाक मानडियाल में अपना अधूरा काम छोड़कर पाकिस्तान पहुंच गए हैं और वो आज रात नादिया का एक बड़ा ऑपरेशन करेंगे। ये पैसे की और तल्लकात की ताकत थी। एक मसीहा को हज़ारों मील दूर से सिर्फ एक रात में पाकिस्तान बुला लिया गया था। इतना तवील सफ़र करके वो यहाँ आते साथ ही मिसाई में मसरूफ़ हो गया। मेरी इतला के मुताबिक ये नहायत मुश्किल ऑपरेशन रात 11 बजे शुरू हुआ और सुबह 4 बजे तक जारी रहा। इमरान भी वही अस्पताल में मौजूद था। इकबाल गाहे बगाए फ़ोन करके मालूमात हासिल कर लेता था। ऑपरेशन कामयाबी से ख़त्म हो गया। सारा दिन खैरियत से गुजरा। ताहम अगले रोज़ शाम को पता चला कि नादिया की हालत बदस्तूर नाजुक है। उसके निचले दाढ़ ने हरकत करना बंद कर दिया था। डॉक्टर उसके लिए परेशान थे। रात 11 बजे के लगभग इमरान और इकबाल खबरगिरी के लिए फिर अस्पताल चले गए। मैं घर भी रहा। मैं नादिया के बारे में सोच रहा था। इस जज्बात औरत के लिए मेरे दिल में हमदर्दी का कोई गोशा नहीं था। मैं दूसरे जाविये सोच रहा था। सर्कस के स्पेशल शो में इसे जिस तरह गोली लगी थी वो वाकया हैरान कुन था। उसे गोली लगने का इम्कान बहुत कम था, लेकिन उसे गोली लग गई। ये एक इत्तेफाक था जो हो भी सकता था और नहीं भी। बहरतौर उसके ना होने के इम्कान ज़्यादा थे। पता नहीं क्यों मुझे इसमें किसी अनोखेपन का एहसास हो रहा था। मैंने इस बारे में इकबाल से तबादला ख्याल किया था। उसने भी फ़कत हैरानी ही जाहिर की थी। उसके साथ साथ वो इस बात पर खुश भी था कि बहुत कम चांस होने के बावजूद नादिया को करार वाकई सज़ा मिली। इकबाल से बात करके भी मुझे यही लगा कि वो सब कुछ वैसा नहीं है जैसा उस रात नज़र आया है। इसमें कोई छोटा मोटा फेर ज़रूर है। शायद इमरान और इकबाल वो फेर मुझसे छुपा रहे थे। मेरा ज़हन मुख्तलिफ अंदाज में और मुख्तलिफ अतराफ़ में सोचता रहा। कहीं ऐसा तो नहीं था कि खेल में इस्तेमाल होने वाले ख़ास रिवाल्वर में कोई टेम्परिंग की गई हो या रिवाल्वर की लोडिंग में किसी तरह का कोई चक्कर चला दिया गया हो, मगर इसका इम्कान न होने के बराबर था। खेल के दौरान में इमरान और अब्बास समेत इस रिवाल्वर को किसी ने हाथ नहीं लगाया था। इस रिवाल्वर से पहले मैं भी 6-7 अफराद खेल चुके थे। फिर नादिया ने अपने हाथ से रिवाल्वर में गोली रखी थी। उसे खुद चेक किया था। उसने अपने हाथों से रिवाल्वर की चरखी कई मरतबा घुमाई थी। सिराज के सिवाय इस मामले में किसी शख्स ने किसी तरह के शक का इजहार नहीं किया था। सिर्फ उसी ने कहा था कि जिस रिवाल्वर से नादिया को गोली लगी उसे चेक करना चाहिए। कई सर्कस वालों ने इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं की। वो सर्कस वालों की बात कर रहा था, लेकिन जाहिर था कि उसकी मुराद इमरान से है। बहरहाल उसकी बात पर अभी तक किसी ने कान नहीं धरे थे। मैं सोचता रहा और कमरे में टहलता रहा। इस दौरान में लाइट चली गई। साइड टेबल पर एक बड़े साइज की मोमबत्ती मौजूद थी। मैंने उसे रोशन करना चाहा, मगर माचिस नहीं मिली। इमरान जेबों में अक्सर लाइटर मौजूद रहता था। मैंने वार रूम में टटोल कर उसकी जैकेट तलाश
یہ سوراخ اس کی قیمتی جیکٹ میں سامنے کی طرف موجود تھا۔ میں حیران ہوا۔ اسی دوران میں ایک جیب سے لائٹر اور سگریٹ کا بچا ہوا پیکٹ بھی مل گیا۔ میں نے موم بتی روشن کی اور جیکٹ کو غور سے دیکھنے لگا۔ یہ جیکٹ جدید فیشن کی تھی۔ سامنے کی طرف چمکیلی اسٹیل کے چھوٹے چھوٹے رنگ سے لگے ہوئے تھے۔ یہ سوراخ ایسے ہی ایک رنگ میں موجود تھا اور بادل نظر میں دکھائی نہیں دیتا تھا۔